नमस्कार, 10 बज चुके हैं और 10 बजे द शहर के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शहर द शहर, आपके शहर की खबर निष्पक्ष और सटीक अंदाज में। शुरुआत पंजाब से करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के 5 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके एजेंडे पर किसान है, क्योंकि सूबे में अच्छा खासा वोट बैंक किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए केजरीवाल ने सीएम बादल को लिखी एक चिट्ठी में किसानों का दर्द बयां किया है, जिस पर अकाली दल और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने अपनी मौजूदा फेरी के दौरान किसानों का आंखों देखा दर्द बयां किया है। साथ ही मुख्यमंत्री को अपील की है कि राज्य के किसान कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए 1 साल के लिए बैंकों की ओर से किसानों से कर्ज वसूली पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि अगली सरकार आने पर इस मुतल्लक फैसला लिया जा सके। पंजाब सरकार को केजरीवाल के किसानों के लिए दिखाए जा रहे हमदर्द होने पर एतराज है। सुखबीर बादल की दलील है कि केजरीवाल राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासी हितों के लिए किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। I think केजरीवाल started following the footstep of ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ तो याद नहीं, आज याद आ गए। केजरीवाल के इस किसान प्रेम पर सवाल कांग्रेस ने भी खड़े किए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की मौत का मुद्दा उठाया है। साथ ही चिट्ठी लिखने पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि क्या केजरीवाल साहब, जिनके खुद की सभा के अंदर गजेंद्र सिंह ने आत्महत्या की थी, उनके घर पे भी जाके आए हैं क्या? कि अगर राहुल गांधी जी पंजाब के किसानों की मांग को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं 716 करोड़ रुपए की बात को लेके, तो क्या केजरीवाल साहब और बादल साहब चिट्ठी लिखने वाले उनके साथ जाएंगे पंजाब के किसानों के लिए? त्रासदी है कि पूरे देश का पेट भरने वाला किसान शून्य पर है और खुदकुशियों के राह पर है, लेकिन सियासी पार्टियां इसमें भी अपने सियासी मुफाद ढूंढ रही हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो अरविंद केजरीवाल के दौरे के दौरान जहां उनके एजेंडे में किसान है, तो वहीं वे दलित परिवारों का भी चुन चुन कर दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहीं वे नौकरियों की सौगात दे रहे हैं, तो कहीं इलाज के लिए खर्च उठाने का भी भरोसा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अबोहर में भीमटांग के पीड़ित परिवार के साथ दुख जाहिर कर रहे अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक खास मिशन पर है। सियासत की नुहार बदलने का नारा देने वाले केजरीवाल अब सियासतदान बन चुके हैं और पंजाब के इस 5 दिन के दौरे का कार्यक्रम भी खास सियासी रणनीति तहत जारी है। किसानों के बाद अगला पड़ाव भीमटांग का पीड़ित परिवार है। दुख जाहिर करने पहुंचे केजरीवाल ने परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी के साथ ही हादसे में घायल गुरजंट सिंह का दिल्ली में सरकारी खर्च पर इलाज करने का ऐलान किया। कि एक सदस्य को दिल्ली सरकार नौकरी देगी, ये मैं आज इनको कह के जा रहा हूँ। जैसे मैं दिल्ली पहुंचता हूँ, ये बायोडाटा भिजवा दें, हम दिल्ली सरकार के अंदर भीम के परिवार के एक सदस्य को जरूर नौकरी देंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर एतराज जाहिर किया है कि दिल्ली का पैसा पंजाब में सियासी हित के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अकाली दल की दलील है कि हरियाणा छोड़कर केजरीवाल को पंजाब का ही दर्द क्यों सता रहा है। Isn't that corruption? दिल्ली के लोगों के पैसे जो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए हैं, ये पॉलिटिकली यूज कर रहा है पंजाब में। Isn't that fraud? ये करप्शन नहीं है तो क्या चीज है? हरियाणे दा रहने वाले ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, किसान याद आ गए, गरीब याद आ गए, एक दिन वास्ते। केजरीवाल की ओर से कसे गए व्यंग कि पंजाब में अकाली सरकार तो अब जाने वाली है, पर अकाली दल ने भी पलटवार किया है। ये ना सोचे अकाली दल वाले, बादल परिवार ये ना सोचे कि अगर कोई गरीब था, कोई दलित था, तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उनके दिन लद गए हैं। जिथे दिल्ली च इन्होंने लोगों को कुछ किया सी ते कीता की है, उन्होंने उत्थे लोगों को कहा सी कि आ साडी गरीब आम आदमी जनता की सरकार होगी, खजाने का ध्यान रखा जाऊगा,
ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਧਿਆਨ 532 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ मीडिया ਨੂੰ। राज्य में अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, इससे केजरीवाल भली भांति वाकिफ है। सियासी गणित के तहत वो कभी किसानों के दर पर पहुंचते हैं तो कभी दलित परिवार का दर्द बता रहे हैं। रोहित वेमुला के परिवार की मदद से लेकर पंजाब के भीमतांग तक का ये सफर सोशल इंजीनियरिंग की कुशलता का प्रतीक है। अबोहर से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। तो मिशन पंजाब पर निकले अरविंद केजरीवाल हर तबके को छूने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर में हाफिज सईद के पोस्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही पार्टियां खुद को देशभक्त साबित करने के लिए सहारा उस शख्स का ले रही हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। हाफिज सईद के ये पोस्टर आपने अक्सर देखे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। हाफिज सईद के हक में नारे भी सुने होंगे, लेकिन अब भारत में भी खुलेआम हाफिज सईद के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये अलग बात है कि ये पोस्टर भारत की दो कौमी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीडीपी मुखी महबूबा मुफ्ती और अफजल गुरु का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे और अफजल गुरु की फांसी को गलत दमन वाली पीडीपी के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी जवाबी हमला करते हुए हाफिज सईद के साथ राहुल गांधी के पोस्टर छापकर कांग्रेस पर हमला बोला है। क्योंकि हाफिज सईद की भाषा, उस गद्दार की भाषा, आतंकवादी की भाषा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बोर्ड हमने जगह जगह पे लगाए हैं कि हाफिज सईद का बोल राहुल गांधी तू हिंदुस्तान में मत बोल। उन्होंने दसना चाहते हैं कि पीडीपी दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली है और सवाल पूछ रही हैं उन सियासतदानों से जिनमें होड़ लगी हुई है खुद को देशभक्त और दूसरों को देशद्रोही साबित करने की। हैरानी वाली बात यह है कि एक दूसरे पर सियासी हमला करने के लिए अब हाफिज सईद का सहारा लिया जा रहा है, जिसके पोस्टर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आने के बाद कई सवाल किए जाते थे। आज वही हाफिज सईद की तस्वीरें खुलेआम भारत में लगाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति साबित करने के लिए। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब सरकार में सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने फिर से अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि यूपीए सरकार में सिख दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पंजाब तो आई है, लेकिन पीड़ितों तक वो पहुंच नहीं पाई। मिसेस सिद्धू के वार पर इस बार अकाली दल ने भी तल्खी से जवाब दिया है, तो बीजेपी ने इन बयानों से किनारा कर लिया। यूपीए सरकार के दौरान सिख दंगा पीड़ितों के लिए 440 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर पंजाब सरकार के पास आए थे, लेकिन वो पीड़ितों को नहीं मिले। धांधली का ये आरोप पंजाब सरकार की सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने लगाया है। 22,000 फैमिली आई सी इत्थे पंजाब च, उन्हां नूं 440 करोड़ मिलिया सी, 2 लाख पर फैमिली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਡੁਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਫੇਕ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ, ਫੇਕ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਰ ਕਾਰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ 30 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 19 कार्ड फेक हैं। अकाली दल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और बीजेपी ने इसे सिद्धू का निजी बयान करार दिया है। श्रोमणी अकाली दल ने सिखा वास्ते, सिखी जज्बातों वास्ते, सिखी कदर कीमतों वास्ते बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने, बड़े संघर्ष किए ने, बड़ियां कुर्बानियां दी ने। इस बीबी को सीखने की लोड़ या समझने की लोड़ या ये गल सुनने की लोड़ नहीं। ये उनके व्यक्तिगत राय है, पार्टी से सहमत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। बीजेपी इससे पहले भी अपनी नेता नवजोत कौर सिद्धू के कई बयानों से इसी तरह किनारा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
खबर चंडीगढ़ से लेते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले राशन को बहाल करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का सहारा लिया। चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 18 के चौक पर इकट्ठा होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेक्टर 7 के चौक पर ही रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पानी की बौछारें भी छोड़ी। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल कर रहे थे। 45,000 तकरीबन लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दिए कि प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि हमें वापस आप पहला सिस्टम लगाइए कि राशन हमें दीजिए, हमें ये 95 रुपए नहीं चाहिए। उस पे अभी तक कुछ नहीं उतरा। उन पे ऐसा लगता है कि जो एक राजनीतिक उनकी अपनी सोच है उसी के तहत चल रहे हैं। लोकतांत्रिक जो एक आवाज थी, लोगों की एक जरूरत थी, उसको नहीं समझे। सरकार की कोशिश है कि जो सरकार की तरफ से सब्सिडी आ रही है वो सब्सिडी व्यक्ति विशेष के अकाउंट में डायरेक्टली जाए, फायदा सो सरकार से जो नागरिक तक वो डायरेक्ट पहुंचे। जो बीच के लोग उसमें से अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट किया जाए। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही नगर निगम की पूर्व मेयर पूनम शर्मा ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। सोनीपत के मूर्थल में कथित गैंगरेप मामले में जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने मामले में लोगों से भी मदद की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल ने कहा कि अगर इस मामले से जुड़ी किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो साझा कर सकते हैं। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सोनीपत के मूर्थल कथित गैंगरेप मामले में जांच के लिए राजश्री कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी वीडियो क्लिप्स और जानकारी इकट्ठा करेगी। कमेटी में 3 महिला अधिकारी डीआईजी राजश्री, डीएसपी भारती डबास और डीएसपी सुरेंद्र कौर हैं। ये कमेटी 24 घंटे काम करेगी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी यशपाल सिंघल ने तीनों महिला अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं ताकि कोई भी कभी भी इन्हें जानकारी दे सके। डीआईजी रैंक के अधिकारी डॉक्टर राजश्री सिंह, श्रीमती भारती दबास डीएसपी, श्रीमती सुरेंद्र कौर डीएसपी, ये 3 महिला पुलिस अधिकारी अपने अपने मोबाइल नंबर पे 3 बजे से आज से उपलब्ध रहेंगी। मोबाइल नंबर डॉक्टर राजश्री सिंह के हैं 9729995000। राजश्री सिंह का नंबर है 9729995000। भारती डबास का नंबर है 8053882302। सुरेंद्र कौर का नंबर है 9729990760। हरियाणा पुलिस ने मूर्थल कथित गैंगरेप केस में लोगों से मदद मांगी है। डीजीपी सिंघल ने लोगों से कथित गैंगरेप केस से जुड़ी कोई भी जानकारी देने की अपील की है। जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। भी आदमी जो ये सूचना देगा उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और विक्टिम की आइडेंटिटी तो हम कानून के हिसाब से भी गुप्त रखते हैं कि ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल कराना चाहते हैं। डीजीपी ने कहा है कि जो कपड़े मूर्थल से बरामद हुए हैं पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं, पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक उसे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चल सके कि मूर्थल में गैंगरेप हुआ था। सिंघल ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या भी 30 बताई है। साथ ही आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अभी तक 713 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 133 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुलवीर दीवान,
जी मीडिया, चंडीगढ़। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है। मूर्थल मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हरियाणा सरकार ने मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मुरथल मामले में विशेष जांच के आदेश दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुरथल की विशेष जांच होगी और उसमें यदि कोई कंप्लेंट सामने आते हैं तो महिलाओं की पूरी सुरक्षा, महिलाओं का पूरा सम्मान इसका ध्यान किया जाएगा। जो कल्प्रिट्स हैं उसमें कोई मिलते हैं सरकार की सुविधा देने के लिए तैयार है। टेलीफोन नंबर उनको देंगे, सब कुछ देंगे। किसी भी प्रकार से विक्टिम आते हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने भी दावा किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, भारती वर्मा हमारी डीएसपी है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, इस अपराध की जो भी सजा है वो उसको मिलेगी। मुरथल मामले में जांच के लिए भले ही कमेटी बिठा दी गई हो, लेकिन इस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला मुरथल कथित गैंगरेप मामले के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार का बड़ा फेलियर है। जब मुरथल मेन हाईवे है आपका और उस हाईवे पे अगर इस किस्म की घटनाएं होती है तो फिर जिम्मेवार सरकार होगी। जिन लोगों ने इस किस्म का घिनौना काम किया है, हम तो कहते हैं कि उनको फांसी पे लटका दो। अब इस मामले पर सियासत गरमाने लगी है। गौरतलब है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबरें आई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में ना तो किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है और ना ही इस घटना की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो पाई है। हालांकि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में जाट आरक्षण, प्रदेश की कानून व्यवस्था और मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद दिल्ली में बैठकों का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जाट आरक्षण आंदोलन, प्रदेश की स्थिति, कानून व्यवस्था, प्रदेश में शांति बहाली, आंदोलन के दौरान जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 बातों का, एक तो जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भयंकर चिंता प्रकट की है और जिन लोगों को आर्थिक हानि हुई है, जिनके अरमान जल गए, जिनके सामान जल गए, उनकी विदिन ए मंथ हमारी सब जिलों में सरकार उनका असेसमेंट करने में लगी हुई है। उन सब लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। प्रभावित व्यापारी हैं, उनके नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी हो, इसमें कहीं किसी प्रकार की देरी ना हो, ये बात निकल करके जाटों को आरक्षण किस तरह से दिया जाए, इस पर भी मंथन हुआ। कई नेताओं ने कहा कि वो इस पक्ष में नहीं है कि 27% कोटे से छेड़छाड़ की जाए। ये चाहा है कि 27% के अंदर किसी भी सूरत के अंदर छेड़खाड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। सारा डिटेल वो चर्चा कर रही है, परंतु ये बात तो सबकी मान्यता है कि जो SC/BC का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जाट आरक्षण पर बीजेपी का रुख साफ है कि वो जाटों को आरक्षण देगी। पार्टी इसका ऐलान भी कर चुकी है और आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक लाने का भी ऐलान किया जा चुका है। लेकिन जाटों को आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, माथापच्ची इस पर चल रही है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।
खबर हिमाचल से लेते हैं। आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। दूसरे दिन विपक्षी दल बीजेपी ने सदन में पीलिया का मुद्दा उठाया और फिर वॉकआउट कर दिया। नाराज विपक्ष ने सरकार पर पीलिया पर काबू पाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन पीलिया के नाम रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने पीलिया पर नियम 130 के तहत चर्चा की मांग की। स्पीकर ने भी इसकी मंजूरी दे दी। बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और आईपीएच मंत्री विद्या स्टॉक्स के इस्तीफे की मांग की। सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए, वो असंवेदनशील सरकार है। इतनी मौतें हो गई इसमें और हजारों लोग जो हैं इससे पीड़ित हो गए, फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सरकार कोमा की स्थिति में है। जब एक बार बीमारी नोटिस में आ गई, नोटिस में भी मीडिया के लोगों ने लाई और उसके ऊपर जितनी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से सारे विभाग टूट करके पड़ते, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता, इसको महामारी डिक्लेयर किया जाता, सारे विभाग मिलकर के स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते, लोगों को अवेयर करते। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पीलिया को महामारी मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत से ही सरकार पीलिया को लेकर सतर्क है। पीलिया हुआ है, मगर जिस तरह से इसको एक महामारी का रूप दिया जा रहा है कि व्यापक हो गया हिमाचल में और बड़े भारी सैकड़ों आदमी इससे प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों बड़ी भारी मौतें हुई हैं, ऐसा नहीं है। बहस के बाद पीलिया के ही मुद्दे पर बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल में पीलिया का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाया जा रहा है। विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।